Okay, ji. So, ji guys, Assalamu alaikum. My name is Dr. Akash, and basically today we are going to start our next topic on the this is the second demo lecture. So basically this will be the related to the respiratory physiology, and in this I have selected a very complex topic that is always come across. मतलब बंदा confused हो जाता है कि यार ये topic है क्या? So that's a regulation of the respiration. Inshallah, I will discuss this topic along with your exam point of the view as well as from your क्लिनिकल पॉइंट ऑफ द व्यू एग्जाम में रियल लाइफ में भी आप देखते हो कि पेशेंट गैस्पिंग में जा रहा है, पेशेंट एपनॉस्टिक ब्रीदिंग, डॉक्टर साहब पेशेंट गैस्पिंग में जा रहा है, कभी पता ही नहीं होता गैस्पिंग होती मतलब डिफाइन कैसे करते हैं, होती क्या है गैस्पिंग, हाँ बस डॉक्टर साहब देखी हुई है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि थोड़े से टाइम में आपको जो है वो क्लिनिकल भी मैं इंशाल्लाह टच दे दूं। सो कहीं पे भी वॉइस डिस्ट्रप्शन हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। So basically, when we say the regulation of the respiration, what do you mean by this? It actually means कि आपकी जो रेगुलेशन रेस्पिरेशन की है वो किस तरह हो रही है। आप एक बैठे बैठे हुए हो, आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा। सो मीन्स दैट इज द रेगुलेशन कि आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है। सो दैट इज एक्चुअल टर्म ऑफ द रेस्पिरेशन। मतलब ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये होगा कि आपकी रेस्पिरेशन हो कैसी रही है। So basically, there are three ways by which we can control the respiration. This is the one is the neural nervous control, second is the chemical control, and third one is the other methods. And that will come. उसमें बाकी जो चीजें रहती हैं वो उस other methods में आ जाएंगी. So we will discuss one by one, and then we will practice the question BCQs जो आपके exam में आते हैं mostly. So first we will discuss about the neural regulation, and then inshallah it will be easier after that आप chemical को easily understand कर सकेंगे. So basically neuroregulation is done by the two methods. One is the voluntary control, second is the automatic control. Means by the you can say कि brain stem. I will discuss it in the later on. Voluntary control, आप अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूं तो आप खुद उससे रोक सकोगे। दैट इज अंडर योर कंट्रोल। मैं आपको बोलूं डॉक्टर साहब अपनी सांस रोके, यस यू कैन फॉर टाइम बिंग आप उसको रोक सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे आप। सो दैट इज कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री कंट्रोल। बट ऑटोमेटिक कंट्रोल, सो रहे हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली चल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा आप कैसे इंस्पायर कर रहे हो कैसे एक्सपायर कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड दैट इज डन वाई द ब्रेन स्टेम। एंड वॉलेंट्री कंट्रोल दैट इज डन वाई द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विद द हेल्प ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये दो टर्म्स क्लियर हो गए डॉक्टर साहब? इफ इट इज क्लियर तो वी विल मूव। जैसे उस दिन आप इंटरेक्टिव थे, प्लीज बी इंटरेक्टिव सो आई कैन मूव। ओके। सो आफ्टरवर्ड्स अब बेसिकली हम क्या करते हैं, वी ब्रीथ इन एंड जो है उसके बाद फिर उसको एक्सपायर करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज द इंस्पायरेटरी मसल्स एंड वी यूज द afterwards expiration. Is there any muscle used in the expiration? Answer is no. Inspiration, oh sorry, expiration में we know that inspiration it's an active process, उसमें मुझे एनर्जी देनी है, so there will be the there is no muscle used in the normal expiration. Expiration खुद ब खुद हो जाएगी. That is called as a passive process. So खुलासा क्या हुआ कि inspiration it is your active process and expiration it is your passive process. So when I'm saying that inspiration is an active process, so means I'm going to use some kind of the muscles. And what kind of these muscles? That will be the major muscle, that is diaphragm. And secondly, external intercostal muscles. Got my point? Ab diaphragm, it is supplied by the phrenic nerve, and the supply of the phrenic nerve in the root value it is the C3, C4, C5. एंड अगर आपसे इसमें मेजर वैल्यू पूछी जाए कंट्रीब्यूशन, दैट इज द C4। एमआरकेएम का भी क्वेश्चन है ये, और आपका एफसीबीएस पार्ट का भी क्वेश्चन है ये, बहुत दफा आया है कि फ्रेनिक नर्व इट इज बेसिकली फॉर्म बाय द C3, C4, C5। अब ये सबको पता है, बट व्हाट डिड डू, वो ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट कैसे कि प्लीज टेल कि C3, C4, C5 जो फ्रेनिक नर्व बना रही हैं, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है? सो दैट इज द C4। गॉट इट? उसके बाद अब एक्चुअली न्यूरो रेगुलेशन होती क्या है, कैसे स्टार्ट होती है, उसको समझना है। पर उससे पहले दीज थ्री टर्म्स शुड बी इन योर माइंड। व्हाट डू यू मीन बाय द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। इन तीन टर्म्स को पहले आपने समझना है।
रेट ऑफ रेस्पिरेशन डॉक्टर साहब सिंपली क्या मतलब होता है, आप पेशेंट देख रहे हो और उसकी चेस्ट मूवमेंट कितनी दफा मूव हो रही है, इस तरह से करते हो ना, कि अगर आप रियल लाइफ में देखो तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कैसे पता करते हो कि यार इसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। सो मींस जस्ट बाय सिंपली वाचिंग द चेस्ट मूवमेंट एंड एब्डोमिनल मूवमेंट, उसको देख के उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते हो, दैट इज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट रेस्पिरेशन, उसको कहेंगे डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। व्हाट इज द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन का मतलब है कि पहले इंस्पिरेशन होगी देन एक्सपायरेशन होगी, दैट इज द नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं कि पहले एक्सपायरेशन हो फिर इंस्पिरेशन, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। पहले इंस्पिरेशन होगी देन एक्सपायरेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। ये तीन टर्म्स क्लियर हो गए डॉक्टर साहब? इज इट क्लियर टू हियर डॉक्टर साहब? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आगे क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व करने हैं डॉक्टर साहब। ओके, so now how this involuntary control starts, we have to actually understand this। ये सारी बेसिक्स थी, अगर ये समझ में आ गई अब जिंदगी आसान है। So basically, your Roxab involuntary control, I told you कि it is done via the brainstem. अब brainstem में कैसे? Basically, involuntary control you can say it is done by the respiratory center. अब आगे फिर दूसरा सवाल आएगा कि what do you mean by the respiratory center? Respiratory center कुछ भी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो आपस में मिलके एक सेंटर बनाते हैं। जैसे मतलब मिसाल के तौर पे आपके बहुत ज्यादा कमरे होते हैं, तो बहुत ज्यादा कमरे मिलके क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। तो इसी तरह जब आपके ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन स्टेम में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लें रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। सो डेफिनेशन क्या होगी, group of the neurons that are located in reticular formation of the brainstem will be called as the respiratory center। Simple। अब कितने respiratory centers? टोटल 4 है। there are 4 respiratory centers and you know it कि ब्रेन स्टेम में क्या होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऐसे ही सीक्वेंस होती है ना, पहले मिड ब्रेन आता है, फिर पोन्स आता है, फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। मिड ब्रेन को हटा दें, बाकी क्या बचा, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। 2 सेंटर आपके पोन्स में होंगे, 2 सेंटर आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा में होंगे, टोटल 4 रेस्पिरेटरी सेंटर हो गए। तो हाउ यू विल डिवाइड द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, देयर आर 2 ग्रुप्स, medullary centers and pontine centers। 2 will be in the medulla and 2 will be in the pontine centers। So the centers that will be located in the medulla, they will be called as the DRG and VRG, dorsal respiratory group and ventral respiratory group। The centers that will be located in the pons, again, they will be of the 2 types। So one will be called as a pneumotaxic center and second will be called as a apneustic center। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? मेडुला में डीआरजी और वीआरजी का क्या मतलब है, नाम से जाहिर है, रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वेंट्रल इट मींस के मेडुला के आगे वाली लोकेशन में मौजूद होगा, that's why I am calling it as the ventral। और डॉर्सल का मतलब है कि मेडुला के थोड़ा सा डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होगा, that's why I am calling it a dorsal respiratory group। क्लियर? उसके बाद जब आप पोन्स में आते हैं तो पोन्स में एक सेंटर आपका अपर पोन्स में होता है, एक सेंटर आपका लोअर पोन्स में होता है। रट्टा मारने का तरीका फॉर द एग्जाम, दैट इज द पीए। यार ये मेरा सेक्रेटरी है, इससे बात कर लो प्लीज, दैट इज कॉल्ड द पीए कहते हैं ना यार, इसमें मेरे पीए से बात कर लेना, बाद में देख लेंगे। तो दैट इज द निमोनिक। अपर पोन्स में पी फॉर निमोटैक्सिक एंड ए फॉर एपनॉस्टिक, दैट इज लोअर पोन्स। यहां तक क्लियर डॉक्टर साहब? अगर ये इस तरह से कंसेप्ट समझेंगे ना, आगे यकीन करें लीजन्स दे विल बी वेरी इजी फॉर यू। आई हैव एडेड द क्वेश्चंस फ्रॉम गाइटेंस, और अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आप गाइटेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं अभी। एवरीवन प्लीज गाइस थोड़ा सा सारे इंटरेक्टिव हो जाओ। ओके, उसके बाद नाउ कैन यू प्लीज टेल द डिफरेंस। ओके डॉक्टर आकाश, समझ में आ गया कि क्या क्या सेंटेंस हैं, पता चल गया। डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डॉक्टर साहब जो मेडुलरी सेंटर होते हैं ना, वो आपके रिदम को क्रिएट करते हैं, और जो पोंटाइन सेंटर होता है वो उसको जस्ट मॉडिफाई करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? सिंपल समझना है कि मेडुला रेस्पिरेशन को प्रोड्यूस करता है कि यार ये रेस्पिरेशन इस तरह से होनी है, और पोन्स के जो सेंटर्स हैं वो उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस थोड़ा और इजी करके समझाऊं कि जो मेडुला रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है ना, वो होती है इरेगुलर।
मतलब यू कैन से कि ड्र 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 ड्र, उसकी एक सीक्वेंस नहीं होती, वो एक मेंटेनेंस नहीं होती है, वो जस्ट प्रोड्यूस कर देता है, उसकी क्वालिटी नहीं होती। उसको क्वालिटी बनाने के लिए वी नीड द पोंटाइन सेंटर्स। सो आई विल से कि पोंटाइन सेंटर्स विल जस्ट मॉडिफाई the activity of the medullary center, while medullary center they will produce the respiration. Got my point? Produce the respiration का मतलब ये है कि signals for the respiration। जैसे हमने हार्ट में पढ़ा, आपको पता है, आप सबने हार्ट में पढ़ा होगा कि एसए नोड जो पेसमेकर कहलाता है, मतलब वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो जो कि हार्ट में पूरे में फैलता है, उसके बाद हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। वैसे ही रेस्पिरेशन का जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है इन द मेडुला में। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? और वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया मेडुला में, वो फिर पोन्स उसको जो है मॉडिफाई करता है। क्लियर? ओके। अब डॉक्टर साहब मेडुला में आपने कहा कि दो सेंटर्स हैं, एक डीआरजी दूसरा वीआरजी, तो सवाल ये है कि आपका जो रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ द रेस्पिरेशन है, वो किस में जनरेट होगा, डीआरजी में और वीआरजी में? द आंसर इज दैट डीआरजी। अब यहां पे एग्जाम के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होना है, थोड़ा सा स्मार्ट होना है। देखें, कुछ बुक्स कहते हैं कि जो आपका रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन है, पेसमेकर ऑफ द रेस्पिरेशन है, वो आपका जो है वो एक न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड एज द एनीवन। पता है किसी को? कुछ भी तुक्का मार दें। नॉट ऑलिवेटरी न्यूक्लियस। देखें, आई हैव सेड के पेसमेकर ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज द मेडुला, मेडुला में भी क्या, दैट इज द डीआरजी, सही है। अब कुछ बुक्स कहते हैं कि पेसमेकर ऑफ द रेस्पिरेशन इट इज द प्री बॉन्ड्स बॉन्जिनर कॉम्प्लेक्स, ये गैनॉन में लिखा हुआ है आपका। तो प्लीज यहाँ पे एग्जाम में स्मार्ट होना है। अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ द रेस्पिरेशन और दो ऑप्शन दे रहा है जिसमें डीआरजी भी है और आपका प्री बॉन्जिंजर कॉम्प्लेक्स भी है, तो प्लीज सेलेक्ट द प्री बॉन्जिंजर कॉम्प्लेक्स। अगर वो प्री बॉन्जिंजर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो देन यू विल सेलेक्ट द डीआरजी। क्लियर? आई हैव, ये मेरे सारा स्लाइड्स में लिखा है कि पेसमेकर का मतलब होता है कि जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, बट इन द एक्चुअल पेसमेकर फॉर द रेस्पिरेशन इट इज अ प्री बॉन्जिंजर कॉम्प्लेक्स। इट इज लोकेटेड in front of the DRG, so please in the exam look for the options that otherwise DRG को select करें। अगर प्री बॉन्जिंजर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है तो उसको करें, नहीं है तो DRG को। दिस इज फॉर स्पेशली एफसीबीएस पार्ट 1। क्लियर? उसके बाद अब बेसिकली आपके पास जो है वो मेडुला में जब आप आते हो तो मेडुला में दो सेंटर्स डीआरजी और वीआरजी लोकेटेड है। तो ये बेसिकली कहां पे लोकेटेड है? डीआरजी इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस सॉलिटरी ट्रैक्ट एंड वीआरजी इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एम्बिगस। अब बेसिकली एक्चुअली स्टार्ट स्टोरी कैसे होती है ये समझना है। डॉक्टर साहब डीआरजी जो होता है, यहां तक क्लियर हो गया? डॉक्टर साहब यहां तक कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछें। इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके। अब डॉक्टर साहब बेसिकली होता क्या है कि बॉडी से जितने भी स्ट्यूमल आए हैं वो सारे के सारे आके ब्रेन के पास आएंगे। ब्रेन के पास किसके पास आएंगे? मैंने पहले ही बताया था कि एक्शन पोटेंशियल रेस्पिरेशन का जनरेट कहां पे होगा? डीआरजी में। तो बॉडी से जितने भी स्ट्यूमल आएंगे वो किसके पास आएंगे? वो चीफ मिनिस्टर के पास आएंगे, दैट इज द डीआरजी। उसके पास आ गए, अब उसको आके बोलेंगे कि यार प्लीज रेस्पिरेशन के लिए सिग्नल्स प्रोड्यूस करो। तो डीआरजी के पास सारे के सारे आपके सिग्नल्स आ गए। नाउ डीआरजी विल रेस्पॉन्स। अब डीआरजी क्या करेगा? सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। डीआरजी सिग्नल्स प्रोड्यूस करके क्या करेगा? ऑब्वियस बात है, उसको फिर मॉडिफाई करेगा, वो अलग बात है। पहले डीआरजी के सिग्नल्स जनरेट हो गए तो इट विल जनरेट द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन बता चुका हूं कि पहले इंस्पायरेशन दैट विल बी फॉलोड बाय द एक्सपायरेशन। अब वो सिग्नल जनरेट हो गए तो बॉडी में जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था कि मेजर जो है वो आपके मसल्स कौन से इंस्पायरेशन के, मुझे इंस्पायरेशन करानी है, बॉडी से सिग्नल आ गया कि डॉक्टर साहब प्लीज बॉडी को सिग्नल दें, डीआरजी के पास सिग्नल आ गया कि इंस्पायरेशन करवाओ। तो अब इंस्पायरेशन के मसल्स क्या बताए थे? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बताए थे। नाउ मुझे क्या करना है? डीआरजी से सिग्नल पहुंचाना है किसके पास? डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के पास। ऐसा ही है।
तो बेसिकली जितने भी सिग्नल्स हैं वो आपके पास डीआरजी के पास आते हैं विद द हेल्प ऑफ द टू नर्व्स. वन इज कॉल्ड एज द नाइन्थ नर्व, सेकंड इज कॉल्ड द टेंथ नर्व. नाइन्थ नर्व इंफॉर्मेशन लेके आती है फ्रॉम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और टेंथ नर्व आपकी इंफॉर्मेशन लेके आती है फ्रॉम पेरिफेरल एज वेल एज द मैकेनो रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स आगे जब केमिकल रेगुलेशन पढ़ेंगे इसमें क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. तो अब डीआरजी के पास सिग्नल आ गए. डीआरजी क्या करेगा, अपना आउटपुट देगा. किसके थ्रू देगा, वाया फ्रेनिक नर्व एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. वो दोनों जाएंगे किसके पास, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के पास. एज अ रिजल्ट ये दोनों कंट्रैक्ट होंगे और आपकी इंस्पायरेशन हो जाएगी. गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? इंस्पायरेशन करा लिया आपने? गुड. डॉक्टर साहब क्या सिर्फ इंस्पायरेशन करानी है? ऑब्वियस बात है डॉक्टर आकाश, ऐसा तो नहीं कराना ना, एक्सपायरेशन भी तो करानी है ना. जी बिल्कुल, एफरेंट है. अभी यहाँ पे एफरेंट के तौर पे काम कर रहे हैं ना. 9th and 10th एफरेंट मींस एनीथिंग व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स द ब्रेन इज कॉल्ड एज एफरेंट. Efferent, that is anything which is coming out from the brain towards the periphery will be called as the efferent. अब बेसिकली डॉक्टर साहब क्या आप सिर्फ इंस्पायर करते हो? ऑब्वियस बात है नहीं भाई, एक्सपायर भी तो करते हो ना. तो इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर, अब इंस्पायरेशन हो गई. एक्सपायरेशन की कोई मसल नो. वी साइड की एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस कैसे होगा, जब एक्टिव प्रोसेस को बंद करोगे. भाई ये उसूल है ना कि आपका पैसिव प्रोसेस कब होगा, जब एक्टिव प्रोसेस जो इंस्पायरेशन हो रहा है उसको बंद कर दो. पैसिव प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एक रबर को आप खींचते हो तो जब उसको छोड़ते हो तो वो आप अपनी जगह पे आ जाता है ना. तो अब जो आपने इंस्पायरेशन करवाई है उसको स्टॉप करो, यही बात होगी. तो डीआरजी तो सिग्नल्स दे रहा है. आई हैव टू स्टॉप द डीआरजी. स्टोरी समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ओके, सो दैट्स व्हाई नाउ बेसिकली अब आई हैव टू स्टॉप दिस डीआरजी. इसके लिए सिग्नल कहां से आएंगे, इसके लिए सिग्नल आएंगे फ्रॉम नाउ दैट इज कॉल्ड एज द पोंटाइन सेंटर्स. दैट्स वाई मैंने कहा था कि पोंटाइन सेंटर्स और कुछ भी नहीं करेंगे पर वो मेडुलरी सेंटर्स की एक्टिविटी को जस्ट मॉडिफाई करेंगे. अब डीआरजी से सिग्नल निकल रहे हैं, उसको स्टॉप करना है. तो डीआरजी को स्टॉप करने के लिए सिग्नल कहां से आएगा, that is for the expiration we just have to stop the DRG and this occur by the signals from pneumotaxic center. डॉक्टर साहब ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसको प्लीज अभी क्लियर कर लेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं आपसे पूछूं यहां पे डॉक्टर साहब न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या हुआ? इट इनहेबिट्स द इंस्पायरेशन और क्या है, क्या करता है ये, यहाँ एक्सपायरेशन को करता है, क्या करेगा आप लोग खुद बताएं. अब what will be the function of the pneumotaxic center? एक्सीलेंट. इनहैबिट से डीआरजी मतलब इनहैबिट से इंस्पायरेशन. तो इनहैबिट द इंस्पायरेशन दूसरे लफ्जों में मैं क्या बोलूंगा, एक्सपायरेशन को करवाएगा. ऐसे ही है ना, एक्सपायरेशन को इंक्रीज करवाएगा. क्लियर? अच्छा जी. अब डॉक्टर साहब यहां पे इसको कोरिलेट करें, बीसीक्यू को, कंसेप्ट को कोरिलेट करें. मैंने क्या कहा था कि जब आपकी जो मसल्स हैं इंस्पायरेटरी वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और जब आप उसको बंद करवाओगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एक्सपायरेशन हो जाएगी. अब थोड़ा सा सोचें, अगर आप इंस्पायरेटरी मसल्स को सिग्नल ना दो स्टॉप होने के लिए तो वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना. तो जब वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट फेज में होंगी, जाहिर सी बात है एक बंदा जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भाई, आप उससे काम ले रहे हो, वो तो थकेगा ना. तो क्या होता है कि जब आपका स्टॉप का सिग्नल नहीं आता ऊपर से टुवर्ड्स द इंस्पायरेटरी मसल्स तो फिर वो क्या करती हैं बेचारी, कॉन्ट्रैक्ट करके 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 बंद हो जाती हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट करा 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 कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहती हैं, फिर वो स्टॉप हो जाती हैं. दैट पीरियड ऑफ स्टॉपेज इज कॉल्ड एज द एपनियोसिस. इसको हम कहते हैं एपनियोसिस. तो इस टाइप ऑफ ब्रीदिंग को कहते हैं एपनॉस्टिक ब्रीदिंग. एपनॉस्टिक ब्रीदिंग क्या है, इट इज द, खुद से ही बताएं एपनॉस्टिक ब्रीदिंग क्या होगी. इट इज द स्टॉपेज ऑफ द रेस्पिरेशन इन द इंस्पायरेटरी फेज. इट इज कॉल्ड एज एपनियोसिस. गॉट माय पॉइंट? यहां पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोरिलेट कर लिया.
जस्ट स्टोरी की तरह समझे समझे, जैसे मैं कोई कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं बस। तो टिल नाउ यू हैव डिस्कस्ड कि डीआरजी का फंक्शन और नीमोटैक्सिक का फंक्शन, ये समझ में आ गया। नाउ कम अपॉन टू द नीमोटैक्सिक के नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है, एपन्योस्टिक सेंटर। अब इसको समझे, नीमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या था डॉक्टर साहब? इंस्पायरेशन को क्या कर रहा था? एक्सीलेंट, उसका उल्टा कर लें, उसका उल्टा कर लें, नीमोटैक्सिक सेंटर के काम को उल्टा कर लें। वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर रहा था, तो अब उसको उल्टा कर लें तो मतलब इंस्पायरेशन को एक्सटेंड कराएगा। वो किसका काम होगा? उसके नीचे वाले बंदे का, दैट इज द एपिनॉस्टिक सेंटर। इसीलिए मैंने आपको टर्म बताया था, निमोनिक बताया था, पी ए। अगर ये सीक्वेंस याद करेंगे जिंदगी आसान है। तो निमोटैक्सिक सेंटर का काम है इंस्पायरेशन को लिमिट करवाना। कैसे? बाय गिविंग द इनहिबिटरी सिग्नल्स टू द डीआरजी। उसके नीचे जो एपन्योस्टिक सेंटर है उसका उल्टा काम है। उल्टा काम क्या है? ये इंस्पायरेशन को प्रोलॉन्ग कराएगा। क्लियर हो गया? अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर आकाश, आप एक तरफ कह रहे हैं कि नीमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी को इनहैबिट करेगा, चलें इंस्पायरेशन बंद हो जाएगी। पर जो कम बखत एपन्योस्टिक सेंटर है वो, नो डाउट वो भी काम कर रहा है। पर नॉर्मल बंदे में, आप में, मुझ में, एक नॉर्मल बंदे में देयर इज द डोमिनेंसी ऑफ द नीमोटैक्सिक सेंटर ओवर एपन्योस्टिक सेंटर। एक नॉर्मल बंदे में आपका नीमोटैक्सिक सेंटर एपनॉस्टिक सेंटर के ऊपर डोमिनेंट आ जाता है। तो दैट्स वाई आपका फिर काम किसका होता है? निमोटैक्सिक सेंटर का ही आता है। तो अब थोड़ा सा, अब मेरे क्वेश्चन को समझिएगा डॉक्टर साहब। अगर एक बंदे में मैं निमोटैक्सिक सेंटर डैमेज करवा दूं तो एपिनॉस्टिक सेंटर डोमिनेंट हो जाएगा? होगा नहीं होगा? अगर एक बंदे में मैं निमोटैक्सिक सेंटर खत्म करवा दूं तो एपिनॉस्टिक सेंटर डोमिनेंट होगा। जब एपिनॉस्टिक सेंटर डॉक्टर साहब डोमिनेंट होगा तो ये इंस्पायरेशन को क्या करेगा? प्रोलॉन्ग करेगा बाय स्टिमुलेटिंग द डीआरजी। ऐसे ही होगा ना? डीआरजी को निमोटैक्सिक सेंटर स्टॉप कर रहा है और एपिनोस्टिक सेंटर उसको स्टिमुलेट कर रहा है। आपने एक पेशेंट में निमोटैक्सिक सेंटर को खत्म कर दिया तो उसके ऊपर, डीआरजी के ऊपर एक्टिविटी किसकी हावी हो गई? एपिनोस्टिक सेंटर की। एपिनोस्टिक सेंटर इंस्पायरेशन को प्रोलॉन्ग करता है। सो दैट्स व्हाई पेशेंट आपका इंस्पायरेटरी अरेस्ट पे चला जाएगा, जिसको हमने क्या कहा था? एपिनियोसिस और एपिनोस्टिक ब्रीदिंग। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज द डैमेज टू द एपिनोस्टिक सेंटर द पेशेंट विल डेवलप द एपिनियोसिस और एपिनोस्टिक ब्रीदिंग। क्लियर हो गया? जब आपका निमोटैक्सिक सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपका पेशेंट डेवलप करेगा एपिनियोसिस और एपिनोस्टिक सेंटर। डॉक्टर साहब, यहां तक स्टोरी जिसको ना क्लियर हुई हो सो मुझसे पूछे प्लीज। एम आई क्लियर? आपने इंस्पायरेशन भी करवा ली, एक्सपायरेशन भी करवा ली, उससे रिलेटेड आपने क्लिनिकल भी पढ़ लिया। नाउ कम अपॉन टू द अनदर सिनेरियो। अब बाकी क्या बचा? डीआरजी पढ़ लिया, वीआरजी पढ़ लिया, ओ सॉरी, डीआरजी पढ़ लिया, एपिनॉस्टिक सेंटर पढ़ लिया, निमोटैक्सिक सेंटर पढ़ लिया। बाकी क्या बचा? वीआरजी। ऐसे ही है ना, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बचा बाकी। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मल बंदे में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का कोई काम नहीं होता। Why? Because ventral respiratory group it is basically for the, especially for the expiration। और एक्सपायरेशन नॉर्मली आप क्या कर रहे हो? पैसिव प्रोसेस कर रहे हो। सो नॉर्मल बंदों में वीआरजी बेचारा सोया हुआ होता है। तो कब जागेगा? जब आपकी एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो या कोई इस तरह की स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे होते हो जिसमें आपका एक्सपायरेशन इस तरह से ले रहे होते हो, जिसमें आपका एक्टिव प्रोसेस बड़े बड़े सांस लेने होते हैं, तो उसमें फिर आपका वीआरजी एक्टिवेटेड हो जाता है। गॉट माय पॉइंट? ये स्टोरी यहां तक क्लियर हो गई डॉक्टर साहब? तो फिर आगे चलें। So come up onto the slides. What is the pneumotactic center? There is a group of the neuron present in upper pons. It transmits the signals to the DRG to stop the period of the inspiration. Clear? उसका उल्टा करेंगे। जब आप इसका उल्टा करेंगे तो, एक मिनट में सिर्फ स्लाइड्स आपकी चेंज कर दूं। आई होप सो ये कंसेप्ट इजी हो गए होंगे।
Now how the expiration will be controlled? For the expiration, we don't need any kind of the separate center to control because expiration is a passive process. For expiration, we just have to stop the DRG, and this occurs by the signals from the mnemotaxic center. What is a ventral respiratory group? Ventral respiratory group is a group of the neuron present in the medulla. VRG is primarily for the expiration, but the VRG is normally kept inhibited. VRG is activated when the expiration becomes active process, that is during exercise, as I already told you. So mnemotaxic center का भी काम आपको explain कर दिया. Pontine centers, that is the mnemotaxic center, inhibit the excessive expiration or excessive inspiration by giving the inhibitory signals to the DRG. Apneustic center stimulate the inspiration by giving the stimulatory signals to the DRG. And normally मैंने आपको concept बताया था कि mnemotaxic center is dominant over the apneustic center. ये concept याद करेंगे, पूरी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी. यहां तक easy डॉक्टर साहब? अब अगर ये क्लियर हो गया तो फिर मैं आपको इसके क्लिनिकल्स करवाऊं. अब डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ आप जो ऊपर की सीक्वेंस है ना, जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा में जो जिस तरह मैंने आपको सीक्वेंस समझाई है, आपने वो याद करनी है. ऊपर आपका क्या था? पोन्स, उसके नीचे मेड्यूला ऑब्लंगेटा. पोन्स में पहले मैंने क्या बताया था? पीए, ऊपर पोंटाइन सेंटर, ऊपर निमोटैक्सिक, उसके नीचे एपिनॉस्टिक सेंटर, फिर आपका मेडुला में डीआरजी और वीआरजी. ऐसे ही है ना? अब इस पे आ जाए डॉक्टर साहब. इफ देयर इज द, अब इसके लीजन्स जो बड़े एग्जाम में तंग करते हैं कि किस तरह से आपने लीजन को सॉल्व करना है, अगर ये मतलब कंसेप्ट आपको पता चल गया तो लीजन्स करना आपके लिए बिल्कुल आसान है. डॉक्टर साहब अब आप मुझे बताएं, व्हेन देयर इज द डैमेज टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होगा? अगर आपका न्यूमोटैक्सिक ऊपर से आ जाए ना, पोंटाइन से स्टार्ट करते हैं, अगर आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो गया, द ब्रीदिंग विल बी, अगर आप, हाँ, इंस्पायरेटरी अरेस्ट, वेरी गुड. इसको क्या कहा कहेंगे? नाम क्या दिया था हमने अभी? जी बिल्कुल, एक्सपायरेशन. इस तरह की ब्रीदिंग को हम कहेंगे एपनियोस्टिक ब्रीदिंग. वेरी गुड. एंड व्हेन देयर इज द, गुड, एक्सेलेंट. उसके नीचे अब आ जाएं, जब आपका एपनियोस्टिक सेंटर अगर खत्म हो जाएगा तो अब इस चीज को समझना है डॉक्टर साहब. यहां पे एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूं. देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि नॉर्मल बंदे में आपका जो एक्टिविटी, मैं समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट समझा रहा हूं अभी, एक मिनट सुने मुझे. मैंने क्या कहा था कि नॉर्मली आपका जो मेडुला से रिदम निकला, वो क्या होगा? इंस्पायरेशन कैसी होगी? इरेगुलर होगी, उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होगा. उसको रेगुलर और वॉल्यूमेटिक बनाने के लिए किसका काम होगा? एपन्योस्टिक सेंटर का. तो जो आपकी नॉर्मल इंस्पायरेशन निकल रही है वो इरेगुलर है, और उसको जो रेगुलर और अच्छे वॉल्यूम वाली जो बनाती है वो कौन सा सेंटर बनाता है? एपिनॉस्टिक सेंटर. पर एपिनॉस्टिक सेंटर का मसला ये है कि ये कंटिन्यूअसली फिर डीआरजी को स्टिमुलेट करता रहता है, स्टिमुलेट करता रहता है. इसीलिए निमोटैक्सिक सेंटर उसके ऊपर डोमिनेंट आके इसकी इस एक्टिविटी को तो रोक देता है. पर एपिनॉस्टिक सेंटर की दूसरी अच्छी बात यह है कि जो मेडुला से जो चीज आ रही है, उस जो इरेगुलर है उसको रेगुलर बनाता है. तो अब अगर एपिनॉस्टिक सेंटर आपका खत्म हो जाएगा तो क्या ये रेगुलरिटी बरकरार रहेगी? जो रेस्पिरेशन की आ रही है, जो रेस्पिरेशन आपकी रेगुलर ब्रीदिंग आ रही है मेडुला से बन के, क्या वो बरकरार होगी? कॉमन सेंस है, नहीं होगी. तो ब्रीदिंग विल बी इरेगुलर. क्लियर? एक तरह से हमें फायदा भी है पर एक तरह से फिर नुकसान भी है अगर खत्म हो जाए तो सेंटर ये, क्योंकि ये हमारी ब्रीदिंग को रेगुलर कर रहा है. नो डाउट उसका नुकसान है कि वो डीआरजी को स्टिमुलेट कर रहा है, पर कुदरत ने उसको स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर एक बंदा रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द निमोटैक्सिक सेंटर, जो कि उसको ज्यादा स्टिमुलेट नहीं होने दे रहा, उसके ऊपर डोमिनेंट आ रहा है. और एज अ रिजल्ट एपिनॉस्टिक सेंटर हमारी ब्रीदिंग को क्या कर रहा है? इरेगुलर से रेगुलर में कन्वर्ट कर रहा है. ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो अगर एपिनॉस्टिक सेंटर का डैमेज होगा तो ब्रीदिंग किस तरह की होगी? शैलो इरेगुलर ब्रीदिंग होगी. और व्हेन देयर इज द डैमेज टू द निमोटैक्सिक सेंटर, ब्रीदिंग क्या होगी आपकी? एपिनॉस्टिक ब्रीदिंग. यहां तक दो कंसेप्ट क्लियर हो गए?
आई नो डॉक्टर साहब दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितना इसको इजी कर सकता था मैंने किया है। ओके, अब डॉक्टर साहब पॉन्स के ऊपर आ जाएं। जब पॉन्स के ऊपर आपका कोई मसला होगा, व्हेन देयर इज दैट ट्रांजैक्शन और यू कैन से डैमेज अबव द लेवल ऑफ द पॉन्स, विल देयर एनी इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन, यस और नो? जब पॉन्स के ऊपर डैमेज होगा तो क्या कोई इस पे रेस्पिरेशन इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा? कैसे आएगा डॉक्टर साहब? मैंने आपको कहा कि आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल सिर्फ पॉन्स और मेडुला में है। वॉलेंट्री कंट्रोल नो डाउट सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर से आ रहा है, पर वो हमारा इतना काम का नहीं है ना। वॉलेंट्री कंट्रोल तो आप कभी कभार कोई बंदा मजाक में बोले यार अपना सांस रोक के दिखाओ, तब आप उसको रोक के दिखाते हो, तब जाके इसका काम आता है। अदरवाइज जो अभी आप मेरा बैठ के लेक्चर सुन रहे हो उसमें तो आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल आ रहा है ना, तो मेजर इज इनवॉलेंट्री कंट्रोल, तो वो तो पोन्स और मेडुला में है। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपकी लीजन अबव द पोन्स होगी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन। यहां तक ये तीन क्लिनिकल सिनेरियो समझ में आ गए। तो अब आ जाएं पोन्स के थोड़ा नीचे। पोन्स के जब नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? मेडुला मिलेगा ना। एक्सेलेंट। तो डॉक्टर साहब जब अब मैं आपके मेडुला को ही उड़ा दूं, पूरा मेडुला ही उड़ा दूं। एक्सेलेंट। भाई डॉक्टर आकाश आपने सिंपल बताया कि जब एक्शन पोटेंशियली नहीं जनरेट होगा, मेडुला ही खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो गई, बंदे बंदे की रेस्पिरेशन सीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम सिनेरियो मेडुला के नीचे। भाई मेडुला नो डाउट अगर मेडुला इंटैक्ट भी है तो वो एक्शन पोटेंशियल किसको देगा? सर्वाइकल कॉर्ड और स्पाइनल थोरेसिक कॉर्ड में देगा, जहां से आपकी फ्रेनिक नर्व और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल नर्व निकलेगी। तो अगर मेडुला से नीचे भी लीजन है तो क्या आपकी रेस्पिरेशन पॉसिबल होगी? भले मेडुला इंटैक्ट भी हो, पर नीचे सिग्नल आपकी नर्व बन रही है। नर्व कहां से बनेगी आपकी? फ्रेनिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। दे आर गोइंग टू बी met from your external intercostal and cervical region, यहां से बनेगी ना फ्रेनिक नर्व और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो जब आपका मेडुला से नीचे लीजन होगा तो भले मेडुला इंटैक्ट हो, आपकी तब भी रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके नेक के जो फ्रैक्चर्स होते हैं, स्पेशली दोज हु हैव वर्कड इन द ईआर, नेक के जो फ्रैक्चर्स होते हैं डॉक्टर साहब, उसमें आपकी रेस्पिरेशन इफेक्टेड हो जाती है। यार ओ हमारे बच्चे का भाई एक्सीडेंट हो गया था, उसकी गर्दन में भाई फ्रैक्चर आ गया था, बच्चे का सांस का मसला था भाई, हाँ क्या बस बेचारा बिस्तर पे ही था। तो इस तरह के आपने जुमले सुने होंगे यार में, सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट। क्लियर? अब अगर ये क्लियर है तो वी कैन नाउ मूव टू द बीसीक्यूज। चलें बीसीक्यूज पे। अब प्लीज मुझे निराश नहीं कीजिएगा। ओके okay. और बिलीव मी अगर आप ये क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, आई कैन चैलेंज यू, आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, नॉट जस्ट फॉर द एफसीपीएस और एमआरकेएम, यूएसएमएलई और एएमसी वॉट एवर, बिकॉज आपको कंसेप्ट आ गया है। सो सॉल्व द क्वेश्चन। The basal rhythm of the respiration is generated by the neurons located in the medulla. What limits the duration of the inspiration and increases the respiratory rate? जी। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सोच समझ के आंसर डॉक्टर साहब, जो कंसेप्ट बताया है उसको देखें, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहें, खत्म। क्वेरी ना दें, कॉन्फिडेंट रहें। क्या हो गया? गलत हो गया तो मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए। जी एवरीवन, डॉक्टर साहब 24 कैंडिडेट स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो, पूरे जवाब तो दो। एक्सीलेंट, सो आंसर इज डी। वेरी गुड। क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका व्हाट लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट। डॉक्टर साहब इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को लिमिट करना, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ? कि इंस्पायरेशन को स्टॉप करवाना। तो जब इंस्पायरेशन स्टॉप होगी तो जाहिर सी बात है आपका एक्सपायरेशन होगी, उसके बाद फिर इंस्पायरेशन होगी। तो आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या है? बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट में क्या आता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आता है ना।
तो अगर एक इंस्पायरेशन का आप ड्यूरेशन कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके बाद एक्सपायरेशन होगी, फिर उसके बाद इंस्पायरेशन होगी, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन मतलब इंस्पायरेशन को स्टॉप करवाना। अब बताएं किसका काम है, एपनियोस्टिक सेंटर का काम है। नहीं है ना, एपनियोस्टिक सेंटर का तो काम है कि उसको बढ़ाना, तो गलत हो गया। निमोटैक्सिक सेंटर, yes, it inhabits the inspiration by giving the negative signals to the DRG। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई क्वेरी तो नहीं है इसमें। नाउ सी दिस इज द आंसर डी। अब ये गाइटन के आपके यूएसएमएल के क्वेश्चंस हैं, कैसे आप इजीली सॉल्व कर रहे हो बिकॉज यू नो द कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a stroke that destroyed the respiratory area of the medulla would be expected to lead which of the following। सोच समझ के पूरा 1 मिनट लेके फिर आंसर करें। मेडुला को इन्वॉल्व कर रहा है, रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। Excellent, very good, mashallah, zabardast। See how you are answering। एक्सेलेंट, जबरदस्त। चले, हो गया। अब ये भी गायचन का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं है गायचन बैठ के पढ़े, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि अगर आप मेरे लेक्चर को सिर्फ गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह योर एवरी बुक विल बी क्लियर। चलें, न्यूरल डॉक्टर साहब अगर आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद अब आ जाए केमिकल। एक्चुअल थिंग इज दैट केमिकल। सो केमिकल डॉक्टर साहब अच्छा न्यूरल में कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं है, आगे चलें केमिकल को। केमिकल स्टार्ट करें डॉक्टर साहब। ओके, सो केमिकल रेगुलेशन डॉक्टर साहब क्या मतलब है। सर केमिकल रेगुलेशन मींस के डॉक्टर साहब मींस के हाँ, द रेगुलेशन दैट इज डन बाय द केमिकल्स, नाम सीधा है रे। ओके, समझ में आ रहा है, केमिकल रेगुलेशन मींस द रेगुलेशन इज डन बाय द केमिकल्स। ओके, सही है। सो द टाइप ऑफ द रेगुलेशंस दैट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड थ्रू द कीमोरिसेप्टर्स दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल रेगुलेशन। और कीमोरिसेप्टर्स और कुछ भी नहीं है, ये एक तरह के रिसेप्टर्स हैं। इंशाल्लाह जब कोर्स में न्यूरोएनेटमी करवाऊंगा इनकी डिटेल्स बताऊंगा रिसेप्टर्स की। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लें कि कीमो रिसेप्टर होते क्या है। दीज आर द टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स व्हिच गिव रिस्पांस टू द केमिकल्स। जब कोई भी केमिकल में चेंज हो और उसको डिटेक्ट कर लें, कोई चीज, कोई रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट कर लें, दैट विल बी कॉल्ड एज द केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज द कीमो रिसेप्टर्स। और अब दूसरा सवाल यह आएगा कि कौन से केमिकल्स होंगे। तो only three type of the chemicals will be important in the case of the respiration। One will be called as the PCO2, second is called as the PO2 और तीसरा होगा हाइड्रोजन आइंस। ये तीन केमिकल्स होंगे जिनको आप कहोगे कि these are the regulators of your respiration। और इन तीन केमिकल्स को जो आपको डिटेक्ट करेंगे उन रिसेप्टर्स का नाम होगा कीमो रिसेप्टर्स। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया। उसके बाद अब इसको आगे करने से पहले वी शुड नो अबाउट द सम बेसिक्स दैट इज द वी नो इट्स के आपके दिमाग में एक बैरियर होता है जिसको आप कहते हो ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, उस ब्लड ब्रेन बैरियर से आपका कोई भी केमिकल पास नहीं हो सकता, ये चीज याद कर लें। फ्रॉम दैट CSF बैरियर दैट इज बेसिकली ओनली CO2 इजीली पास कर सकती है, अदरवाइज जो दो दूसरे केमिकल्स हैं, कौन से, हाइड्रोजन आइंस बताए ना, वो हाइड्रोजन आइंस इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। एक्सेलेंट डॉक्टर साहब, ये प्लीज पता नहीं कौन लगा रहा है। तो अब बेसिकली इसको, अच्छा इस स्लाइड को मैं आगे थोड़ा और डिटेल में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, पर इससे पहले ये वाली स्लाइड कर लें।
अब कीमोरिसेप्टर्स का जब आपने पढ़ लिया तो व्हाट आर द टाइप ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स? देयर आर टू टाइप ऑफ कीमोरिसेप्टर्स विल बी देयर, वन विल बी कॉल्ड एज अ सेंट्रल और सेकंड विल बी कॉल्ड एज अ पेरिफेरल। सेंट्रल दिमाग, नाम से जाहिर है कि ये दिमाग में होगा, पेरिफेरल मतलब नीचे बॉडी में होगा। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे ना एक एक एग्जांपल समझ लें। घर में आपके जो बिजली आती है कहाँ से आती है? वापडा से आती है ना? वापडा या सोलर, इस तरह वहां जो भी सिस्टम हर किसी का लगा हुआ है, मेन लाइन तो वही होती है ना कि यार वापडा से लाइट आ रही है हमारे पास। डॉक्टर साहब क्या आप सिर्फ उसी लाइट पे डिपेंड करते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। इमरजेंसी में भी कोई बैकअप होता है ना हमारे पास। किस तरह का होता है? या जनरेटर पड़ा हुआ होता है या बैटरी पड़ी हुई होती है कि अगर वो जो मेन लाइन है वापडा की खराब भी हो जाए तो हम अपना इमरजेंसी बैकअप चला लें। ऐसा होता है ना सबके पास। ये एक जिंदगी, कॉमन जिंदगी का एक फिनोमेना है, ये तो पता है ना कि भाई एक इमरजेंसी होता है, दूसरा आपका जो है वो यू कैन से के नॉर्मल बैकअप होता है। तो अब ये केमिकल रेगुलेशन को भी इस तरह से आपने समझना है। तो कीमोरिसेप्टर्स दो तरह के, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल दिमाग में होंगे, दैट इज इन द मेडुला, और पेरिफेरल कहां पे होंगे इसको समझना है। पेरिफेरल जो कीमोरिसेप्टर्स है उनके नाम है कैरोटिड बॉडीज एंड एओटिक बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज जो होंगी दे विल बी एट द, जहां पे आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी बायफ्रक्ट हो रही है वहां पे आपको मिलेंगे कैरोटिड बॉडीज। और एओटिक बॉडीज कहां पे होंगे? एट द आर्च ऑफ द एओर्टा। क्लियर? तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के नाम है कैरोटिड बॉडीज एंड एओटिक बॉडीज। कहां पे होंगे? कैरोटिड बॉडीज नाम से जाहिर है दैट विल बी एट बाइफ्रैक्शन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड एओटिक बॉडीज विल बी एट द लेवल ऑफ द आर्च ऑफ द एओर्टा। क्लियर? अब आ जाएं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दे आर लोकेटेड इन द मेडुला। अब उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास जो है कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, केमिकल्स कितने हुए? तीन हुए, पीसीओ2, हाइड्रोजन आयंस और पीओ2। उसके बाद कीमोरिसेप्टर्स जो उनको सेंस करेंगे दे विल बी द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल। डॉक्टर साहब यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलें। स्टोरी जैसे न्यूरल की समझाई थी वैसे ही इसको समझना है। डॉक्टर बिलाल क्लियर है? डॉक्टर साहब ये मेरी हैबिट है, मैं एक एक को स्टूडेंट को जो भी मेरे कोर्स में आता है मैं उसको एक एक को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि दैट्स नॉट माय हैबिट कि मैं जस्ट स्लाइड्स पढ़ता जाऊं। ठीक है? तो अब बेसिकली डॉक्टर साहब इन केमिकल को रेस्पॉन्स में कैसे चेंज आएगी इसको समझना है। ठीक है? Now, what are name the changes in the chemical constitutes of the blood that chemoreceptors will get response? These are the, I already told you, they are the hypoxia, hypercapnia, and increased hydrogen concentration in the blood. Clear? अब डॉक्टर साहब मैंने कीमोरेसेप्टर्स आपको कितने बताए? दो, एक सेंट्रल दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल दिमाग में होगा और ये जो है आपके नीचे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक पीसीओ2 और एक पीओ2 आपका ब्लड में होगा और एक सीएसएफ में होगा। ऐसा ही है ना? दिमाग में अगर ऊपर जाएंगे तो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर पड़ा है तो वहां पे ब्लड के अलावा आपका क्या पड़ा हुआ है? सीएसएफ भी पड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा कि आपका मैकेनिज्म किस तरह से होगा? आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, जब मेटाबॉलिज्म होता है टिश्यू का तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको आप बाहर निकालते हो। जब आप देखते हो कभी किसी पेशेंट की एबीडीज देखी हो तो उसमें पीसीओ2 थोड़ा सा भी बढ़ता है, 45 से लेके अगर पेशेंट का 55 भी बढ़ जाता है, पेशेंट आपका ड्राउजी हो जाता है। कभी सोचा है क्यों? नहीं सोचा? चले मैं समझा देता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, अब बेसिकली जब आपको ये कंसेप्ट पता चल गया कि बॉडी में थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, 45 से लेके 50 तक जाती है, तो बंदा ड्राउजी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेन सिंपैथेटिक ड्राइव जो हो रही है वो किस केमिकल की वजह से हो रही है? पीसीओ2 की वजह से हो रही है। सो दैट्स व्हाई पीसीओ2 के बारे में थोड़ा सा जान लें कि पीसीओ2 लिपिड सॉल्युबल है। तो दैट्स व्हाई पीसीओ2 आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकती है। यहां ये क्लियर हो गया? गुड। अब डॉक्टर साहब एक चीज समझ लें, मैंने यहां पे पहले क्या बताया था कि घर में एक आपका इमरजेंसी फेनामेना होता है वापडा का और एक रूटीन केयर होता है। तो यहां पे भी वही सिस्टम है।
जो आपका नीचे पेरिफेरल वाला कीमो रिसेप्टर है, ये इमरजेंसी के लिए बैकअप है। ये तब काम करेगा जब ऊपर वाला सेंट्रल बेचारा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो आपका सेंट्रल है, मतलब रूटीन केयर में ऊपर सेंटर वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है। और ऊपर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के लिए मैंने आपको बेसिक बताया था कि वहां पे क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। और ब्लड ब्रेन बैरियर को आपका पीसीओ2 क्रॉस कर सकती है, हाइड्रोजन आयन क्रॉस नहीं कर सकता। पर सेंट्रल जो ऊपर कीमो रिसेप्टर पड़ा हुआ है, उसकी खुसूसियत यह है कि वो बोलता है कि यार मेरी फरमाइश है कि आई विल ओनली बी गेटेड स्टिमुलेटेड बाय द हाइड्रोजन आयन। ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल जो आपका रूटीन केयर में मेजर जो आपका ड्राइवर है, जो बैकअप मतलब जो चलाने वाला है, वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। पेरिफेरल बैकअप के लिए पड़ा हुआ है, वो तब कम काम करेगा जब सेंट्रल खत्म हो जाएगा। तो अब सेंट्रल की फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। सेंट्रल कहता है कि ठीक है भाई, मैं हूं तो सही मेजर बड़ा हूं, पर मैं केमिकल सिर्फ और सिर्फ मानूंगा हाइड्रोजन आयन को। अब मुसीबत यह है कि हाइड्रोजन आयन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो उसका काम क्या करता है फिर, पीसीओ2 करती है। पीसीओ2 की लेवल बॉडी में जैसे ही बढ़ी, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करके अंदर पहुंच गई। पर पीसीओ2 लेवल सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करती। गॉट माय पॉइंट? पीसीओ2 सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करती। व्हाई? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर विल ओनली बी गेट स्टिमुलेटेड बाय द हाइड्रोजन आयंस इन द सीएसएफ। तो अब इस पीसीओ2 को क्या बनाना पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब, इजी स्टोरी है, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स बोला ही नहीं है। पीसीओ2 को क्या बनाना पड़ेगा? हाइड्रोजन आयंस बनाना पड़ेगा, जो वहां पे सीएसएफ पड़ा हुआ है। सो आई कैन से कि जो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कंसंट्रेशन विल स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया। देन फ्रॉम द कीमोसेंस रिसेप्टर्स, जब वो स्टिमुलेट होंगे तो सिग्नल्स चले जाएंगे डीआरजी के पास, और डीआरजी इंस्पायरेशन को एक्टिवेट करेगा। एज अ रिजल्ट आपका पेशेंट इंस्पायर करके फिर एक्सपायर करेगा। एज अ रिजल्ट आपका CO2 वॉश आउट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म तो समझ में आ गया कि आपका जो है वो सेंट्रल स्टिमुलेट होके फिर आगे डीआरजी को स्टिमुलेट करेगा। पर सवाल ये है कि जो पीसीओ2 आया है, इसमें से हाइड्रोजन आयन बनाना कैसे है? अब इस चीज को समझना है। सो दैट इज, ये स्लाइड आपको सारी चीजें क्लियर कर लेगी। इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस इन द सीएसएफ, ब्लड में जितना मर्जी हाइड्रोजन आयन बढ़ा लो, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस भी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन इन द सीएसएफ, उनका इफेक्ट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर पे नहीं आएगा। दैट इज जो पेरिफ्री में, ब्लड में जितना मर्जी आप एच हाइड्रोजन आयंस बढ़ा दो, उसका इफेक्ट सेंट्रल पे नहीं आएगा। तो सवाल ये है किसका आएगा? जो अंदर सीएसएफ में हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं। और वो कैसे बनेंगे? पीसीओ2 के थ्रू बढ़ेंगे। तो आई कैन से सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स विल गिव रेस्पॉन्स इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस इन द सीएसएफ। पॉइंट सही है? Central chemoreceptors will respond to increased hydrogen in the CSF. पॉइंट सही है। अब दूसरी पॉइंट पूछने लगा हूं। सेंट्रल chemoreceptors give response to the increased hydrogen ions in the blood. पॉइंट सही है गलत है? एक्सेलेंट, रॉन्ग है। वेरी गुड। तो अब सवाल यह है कि अब दूसरी पॉइंट है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स गिव रेस्पॉन्ड टू द इंक्रीज्ड CO2 इन द ब्लड। यस, करता है, नो डाउट इनडायरेक्टली करता है। CO2 आके हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होता है, पर करता तो है ना। अब इस पॉइंट को एग्जाम में जितना भी ट्विस्ट कर लें, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इट इंक्रीज द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स गिव रेस्पॉन्स टू द increased hydrogen ions in the CSF or increased CO2 in the blood. What about the lack of the oxygen? Lack of the oxygen का कोई भी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे रोल नहीं है, उसका रोल है पेरिफेरल पे, वो आगे बताऊंगा। ये दो पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गई डॉक्टर साहब? एक्सेलेंट। चलें जी, अब आगे डॉक्टर साहब इस पे आ जाएं। लास्ट स्लाइड में अबाउट हाइड्रोजन आयन स्टिमुलेटिंग द डीआरजी, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। डॉक्टर साहब मैंने ये कहा था कि सिंपली आपका जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो दो चीजों से ही स्टिमुलेट होगा, या तो हाइड्रोजन आयंस, या तो
जो है वो PCO2 इन द ब्लड। जो हाइड्रोजन आइंस अंदर बन रहा है वहां CSF में, वो बनेगा कैसे? PCO2 के थ्रू बनेगा। जो ब्लड में PCO2 इंक्रीज्ड है, वो आएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और वहां पे आके हाइड्रोजन आइंस बना देगी। तो डायरेक्टली मतलब मेजर, अगर आपसे अब पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर स्टिमुलेंट ऑफ द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, यू विल सेलेक्ट द हाइड्रोजन आइंस इन द CSF। और दूसरा स्टिमुलेंट कौन सा होगा? PCO2 इन द ब्लड। बट क्योंकि वो भी है, पर वो इनडायरेक्टली है। तो एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएं, यू विल सेलेक्ट द हाइड्रोजन आइंस इन द CSF बिकॉज वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा है। चलें, अब ये जब क्लियर हो गया डॉक्टर साहब, तो अब आ जाएं पेरिफेरल पे। सेंट्रल हो गया आपका, पेरिफेरल पे आ जाएं। पेरिफेरल में क्या आएगा? एओर्टिक और कैरोटिड। मैंने क्या कहा था कि ये बेसिकली आपका क्या है? बैकअप के लिए है। डॉक्टर साहब, आप जब नॉर्मल बंदे में बंदा बैठा हुआ है ना, तो उसका PO2 कितना होता है? 100 तक होता है, सही है। आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिविटी तब होता है जब आपका PO2 60 से कम हो जाए। डिफरेंस देख रहे हैं? PCO2 अगर थोड़ी 45 से लेके 50 तक जाती है, फॉरन सेंट्रल एक्टिवेट हो जाता है। पेरिफेरल बड़ा सुस्त है, वो क्या करेगा? वो मेजर रेस्पॉन्स करेगा ऑक्सीजन को। पर ऑक्सीजन भी कितना? इतना ऑक्सीजन जब उसका PO2 60 से कम हो जाए, फिर जाके जनाब एक्टिवेट होंगे, वरना एक्टिवेट नहीं होगा। इसके नखरे ही बड़े अपने। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रही चीज डॉक्टर साहब ये? ओके जी, तो अब इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कि impulses carried to the DRG from the carotid body through ninth nerve, and the impulses to the carried to the DRG from the aortic body will be carried by the 10th nerve। ऑब्वियस बात है, मैंने सारा बात समझाया है ना कि वहां पे तो सेंट्रल ने तो उसके आगे ही पड़ा हुआ है DRG, उसको स्टिमुलेट कर देना है। पर यहां पे तो पेरिफेरल से ऊपर जाना है, तो नर्व्स चाहिए। तो अगर वो कैरोटिड से जा रही है तो 9th नर्व, अगर वो एओर्टिक से जा रही है तो 10th नर्व के थ्रू जाएगी। अब इसको मेरे साथ साथ रट्टा लगाएं। अब कैसे रट्टा लगाएंगे? A10 आप याद कर लें, सिंपल। अगर A10 याद करेंगे, C9 खुद ब खुद याद हो जाएगा, मोबाइल के मॉडल से ही है। C9 मतलब कैरोटिड, 9th नर्व। A10 एओर्टिक along with the 10th nerve। क्लियर? ओके। अब कॉन्क्लेम क्या हुआ कि सेंट्रल chemoreceptors are responsible for the 80% of your ventilatory response to the change in PCO2 in the humans, while peripheral chemoreceptors, they are only responsible for 20%। why? because डॉक्टर साहब ये इमरजेंसी बैकअप प्लान है। ये एक्टिविटी तब होगा जब PCO2 लेवल हमारा 60 से कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब अगर ये क्लियर हो गया, तो फिर मैं यहां पे आपको क्लिनिकल अब बता दूं। यहां पे कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब मुझसे पूछें। डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ये लास्ट वाली, जी डॉक्टर साहब, लास्ट वाली सिंपल पॉइंट लिखी हुई है ना कि सेंट्रल कीमोरेसेप्टर आपका जो टोटल मतलब सारा सिस्टम चल रहा है कीमोरेसेप्टर्स का, उसमें मेजर सिस्टम किसका का चल रहा है? ऊपर सेंट्रल का चल रहा है ना। अगर आपकी PCO2 जो है वो 45 से 50 तक जाती है तो फौरन स्टिमुलेट हो जाता है। और पेरिफेरल नो डाउट उसका भी रोल है, पर वो जनाब तब एक्टिवेट हो रहा है, वो इमरजेंसी के लिए है। और वो तब एक्टिवेट हो रहा है जब आपका PO2 लेवल 60 से बिलो जा रहा है, तो उसका इतना रोल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई रिटर्न किया है कि पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स आर ओनली रिस्पांसिबल फॉर 20%। जी, पेरिफेरल आर दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू द PO2। क्लियर? अब इस कंसेप्ट को क्लिनिकल में लेके आए। डॉक्टर साहब COPD के पेशेंट देखे हैं कभी? हमेशा बुक्स में दे लिखा हुआ होगा कि डॉक्टर साहब बड़े COPD का पेशेंट है यार, क्यों हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हो? कभी सोचा है इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? COPD के पेशेंट हमेशा 88 से लेकर 92% ऑक्सीजन सेचुरेशन रखनी होती है, जबकि नॉर्मल बंदे में 94 से अबव रखनी होती है। इसका रीजन क्या है? अब इस फिजियोलॉजी से समझें इसको। देखें, जो COPD के पेशेंट होते हैं ना, उसमें होता क्या है कि उसमें ना PCO2 की लेवल बढ़ जाती है। आगे जब हम पढ़ेंगे कोर्स में COPD के बारे में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, जिसमें होता क्या है कि बंदा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो बॉडी में PCO2 की लेवल क्या होती है? बढ़ जाती है। मुस्तकिल ये आपका मसला चलता आता है, चलता आता है। एक बंदे को आप अगर आप बार बार स्टिमुलेट करो, बार बार काम बोलो, तो वो उतराएगा ना। वो बोलेगा यार क्या फंस गया मैं तुमसे यार, बार बार मुझे बोल रहे हो।
तो पीसीओ2 की लेवल सीओपीडी के पेशेंट में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बिकॉज उनका बेचारों का प्रॉब्लम ही यही है कि वो सीओ2 को एक्सहेल ही नहीं कर सकते हैं। तो उनका प्रॉब्लम बढ़ता होता जाता है, होता जाता है। फिर पीसीओ2 के लिए सेंसिटिव क्या है? सेंट्रल है ना। तो सेंट्रल बेचारा काम करके 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 बोलता है यार भाड़ में जाओ, तुम तो पीसीओ2 यार मतलब जब देखो बड़े हुए होते हो। तो आखिरकार क्या हो जाता है? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आपका क्या होता है? इनसेंसिटिव हो जाता है। अब मतलब बोलता है यार छोड़ दो, इसका तो डेली का मसला है यार। ये पॉइंट हो गई समझ में? तो सीओपीडी के पेशेंट में पीसीओ2 की लेवल बड़े हो जाने से, मुस्तकिल बड़े हो जाने से, आपका जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो इनसेंसिटिव हो जाता है। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? तो अब मुझे बताएं, नॉर्मल बंदों में डॉक्टर साहब आप ब्रीदिंग जो कर रहे थे उसमें रेस्पिरेटरी ड्राइव किसकी थी? सेंट्रल की थी ना, इन रिलेशन टू द पीसीओ2। अब यहां पे सीओपीडी के पेशेंट में सेंट्रल ड्राइव तो खत्म हो गई, तो बाकी क्या बचा? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कुदरत ने बैकअप भी तो रखा है। बैकअप क्या रखा हुआ है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। तो अब आपका सीओपीडी के पेशेंट में रेस्पिरेटरी ड्राइव किसका काम होगा? सेंट्रल का या पेरिफेरल का? ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। पेरिफेरल का, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जब एक बंदा जिसकी ड्राइव ही पेरिफेरल पे चल रही है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दे आर एक्टिवेटेड व्हेन द पीओ2 जब आपका 60 से कम हो जाता है, तो इन बंदों में तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का मसला होता है। तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जब आपका 60 से पीओ2 कम हो गया। ओके, एक्टिवेट हो गया, आपने ऑक्सीजन लगा दी। अगर आपने इनका पूरा का पूरा हाइपोक्सिया करेक्ट कर लिया, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आपका एक्टिवेटेड होगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बिकॉज कॉमन सेंस है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, डॉक्टर आकाश आपने बोला कि एक्टिवेट तब हुई तब भी होंगे जब पीओ2 आपका कम होगा 60 से। तो इसको हमने सीओपीडी के पेशेंट में क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिव रखना पड़ेगा। क्यों? क्यों भाई, क्यों रखें? क्योंकि डॉक्टर साहब रेस्पिरेटरी ड्राइव इसी पे डिपेंड कर रही है। स्टिमुलेट होगा तब जाके आपका सिग्नल डीआरजी पे जाएगा, इंस्पायरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वरना तो बंदा मर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से ही अंदर ही। तो दैट्स वाई सीओपीडी के पेशेंट में आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को थोड़ा सा जागाना पड़ेगा। इसीलिए सीओपीडी के पेशेंट में हमेशा आप ऑक्सीजन कम देते हो। इस यही रीजन होता है कि उसमें सेचुरेशन 88 से लेके 92% तक रखी जाती है। अगर उसको बढ़ा दोगे 94 95 तक सेचुरेशन कर दोगे, बंदा थोड़ी देर के बाद ड्राउजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाइपोक्सिया करेक्ट हो गई, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर शट डाउन हो गया, पीसीओ2 बढ़ गया, उसको साइंस कौन करे? डीआरजी के पास मैसेज कौन ले जाए? तो पेशेंट की पीसीओ2 बढ़ती जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? देखिए फिजियोलॉजी से कैसे आपने मेडिसिन में कंसेप्ट को कोरिलेट किया। इजी हो गया डॉक्टर साहब? एक्सेलेंट। सो आज के बाद अब आपको सीओपीडी के पेशेंट में लो डोज ऑक्सीजन दोगे या हाई डोज दोगे? योर आंसर विल बी, इट विल बी द लो डोज। एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलें, अब अगर ये क्लियर हो गया तो वी कैन, ये वही सेम रीजन स्लाइड के फॉर्म में लिखा है मैंने आपको। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंसेस, ये आपके गैनॉन की बुक में से लिया हुआ है कि आपका डिक्रीज पीओ2 का आर्टीरियल ब्लड में किस पे होता है? स्टिमुलेट्स ओनली व्हेन द आर्टीरियल पीओ2 हैज फॉलन द पॉइंट दैट इज लेस देन 60। और सेंट्रल पे डायरेक्टली डिप्रेस द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एंड रेस्पिरेटरी सेंटर इटसेल्फ व्हेन 60 से बिलो। वही सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे समझाई हैं इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट है। अब अगर क्लियर है तो लास्ट थिंग इज दैट बीसीक्यू प्रैक्टिस। चलें सुकून से एक एक क्वेश्चन करके आंसर देना है, जो कंसेप्ट समझा है उसी को ही करना है। The central chemoreceptors responds directly to changes in arterial PO2, arterial PCO2, arterial hydrogen ions, CSF pH, CCF PCO2। डॉक्टर साहब थोड़ा सा गौर से पढ़े, मैंने ये क्या एग्जाम में ये तो गलती करते हो, जल्दी जल्दी कर जाते हो। भाई वर्ड को गौर करें, वर्ड को गौर करें। एग्जाम में ये गलती करते हो, ये बीसीक्यूज देने का मकसद ही मेरा यही है। हाँ डायरेक्टली पूछ रहा है डॉक्टर साहब, वो कह रहा है डायरेक्टली। डायरेक्टली किसको करेगा? सीएसएफ पीएच को करेगा ना, पीसीओ2 को करेगा पर इनडायरेक्टली करेगा। वेरी गुड, सो आंसर शुड बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is the most important in eliciting the ventilatory response to changes in PCO2? G. Very good. Excellent. So it is the A. Excellent. Very good. उसके बाद next question is डॉक्टर साहब regarding the chemical control of the respiration, which of the following statement is correct? तो कौन सा एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है डॉक्टर साहब? बी कॉन्फिडेंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्वेरी छोड़ दें, क्वेरी क्वेरी ना लगाया करें, क्या होगा गलत होगा तो मैं बैठा हूं ना बाबा। देखें क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एक एक स्टेट जब देखें, जब भी क्वेश्चन ना क्वेरी इस तरह से आप फंस जाए ना, तो हमेशा एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को रूल आउट किया करें। पहला पहले ए ऑप्शन पे आ जाए, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन द आर्टेरियल पीएच। जी, आर्टेरियल पीएच को डिटेक्ट करते हैं क्या वो? हाइड्रोजन आयंस दे आर कैपेबल? नो, सिर्फ सीएसएफ को करते हैं। ओके, तो गलत हो गई ना स्टेटमेंट। A rise in the pH causes an increase in the ventilation. Rise in the pH डॉक्टर साहब, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे कम होंगे? राइज इन द पीएच होता है जब आपका 7.45 से ज्यादा हो, और वो तब होगा जब उसमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो जाहिर सी बात है गलत हो गई। ऑफ द पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स द एओर्टिक बॉडीज आर फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट। जी, मैंने इस तरह की कोई पॉइंट बताई? नो। उसके बाद डी, कैरोटिड बॉडीज आर इनर्वेटेड बाय द वैगस नर्व। C10 था क्या था, या C9 था? A10 और C9 था, मॉडल मोबाइल नंबर मॉडल यही थे ना, C9 और A10। तो ये भी गलत। बाकी क्या बचा? एओर्टिक बॉडीज आर इनर्वेटेड बाय द वैगस नर्व, A10। सो आंसर शुड बी ई। इस तरह से जब भी एग्जाम में फंसे, एक एक ऑप्शन को एक्सक्लूड कर ले, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलें अब यहां तक डॉक्टर साहब आपका हुआ ये डेमो लेक्चर कंप्लीट। इंशाल्लाह फिर अब इसको जो है आगे बीसीक्यूज को करेंगे। इसके और क्वेश्चंस भी मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे दे दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड डेमो लेक्चर भी हुआ कंप्लीट। आई होप सो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको एग्जाम वाले क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स की आई विल शेयर इट, और डिटेल्स जो है वो बाकी कोर्स जो है इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर 2 फरवरी। और तो उसकी डिटेल्स वगैरह भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। डॉक्टर अगर जो टीम है वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर कर देगी। इसी तरह से ये बेसिकली जस्ट डेमो लेक्चर्स थे, तो इसमें लेने का मतलब सिर्फ यही था कि जो है हम चलेंगे कैसे आगे, ताकि पता चल जाए, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स न्यू थे। और इस एक लेक्चर में जो है वो डेज डॉक्टर साहब मैं सारे समझाऊंगा, और अभी थोड़ी देर में मैं ग्रुप पे सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। पर यह है कि बताने का मकसद ये है कि एक एक लेक्चर इस तरीके से ही होगा, इंटर रिलेटेड होगा।